आगे देखेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय चेन अभिक्रिया। ठीक है, ये हम लोग किसके अराउंड देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। ठीक, इसमें क्या होगा कि यह दो तरह का चेन बनाएगा, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी कि नियंत्रित चेन अभिक्रिया, और दूसरा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी अनियंत्रित चेन अभिक्रिया। और ये हुआ नियंत्रित चेन अभिक्रिया। नियंत्रित चेन अभिक्रिया। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में हुआ क्या कि कोई भी पार्टिकल जब वो न्यूक्लियर फिजन में भाग लेगा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भाग लेगा तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, और वह प्रोडक्ट भी क्या करेगा कि फिर से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की प्रोसेस को रिपीट करे आगे बढ़ाते हुए। ठीक, तो इस दौरान क्या होगा कि एक प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिर वो प्रोडक्ट भी एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसके दौरान न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता रहेगा। जैसे हम एक पार्टिकल लेते हैं न्यूट्रॉन, इसने क्या किया यूरेनियम, और फिर ये यूरेनियम जब भाग लिया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में तो उसने फिर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया, और ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम, और फिर एक यूरेनियम तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते जाएंगे, और ये प्रक्रिया सो ऑन होते रहेगा। यानी कि ये प्रक्रिया इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही होते रहेगी। तो जब तक यह कंट्रोल नहीं होगा, यानी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आगे तक जाता रहेगा, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, ध्यान देंगे, इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए हम एक परमाणु भट्ठी का प्रयोग कर रहे हैं। हम एक परमाणु भट्ठी का प्रयोग कर रहे हैं। वो परमाणु भट्ठी क्या करेगा कि इस अभिक्रिया को आगे होने से रोकने का प्रयास करेगा और रोकेगा। तो जब ये प्रक्रिया होने से रुक जाएगी तो वैसी स्थिति कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाएगा, और अगर हम परमाणु भट्ठी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये प्रक्रिया सो ऑन जारी रहेगी, उस स्थिति में क्या कहलाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि जब हम परमाणु भट्ठी का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट या फिर इसको डिजाइन सबसे पहले किसने किया था, तो परमाणु भट्ठी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर को सबसे पहले, यानी नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले डिजाइन किया था एनरिचो फर्मी ने। किसने, एनरिचो फर्मी ने, नाम याद रखेंगे। परमाणु भट्ठी को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था, एनरिचो फर्मी ने। और परमाणु भट्ठी में ईंधन के तौर पे क्या यूज होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम। क्या, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ध्यान दीजिएगा, जब अगर ये परमाणु भट्ठी के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम ईंधन के तौर पे यूज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उससे हीट प्रोड्यूस होगा। जब अभिक्रिया होगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, और उसी हीट को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान देंगे, उसी हीट को कंट्रोल करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम कूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलेंट कहते हैं। और वो कूलेंट के तौर पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर का यूज कर सकते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, या फिर मोल्टेन, Na का मतलब होता है सोडियम, यानी कि मोल्टेन सोडियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें अपने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा तो परमाणु भट्ठी की सहायता लेनी होगी। उस परमाणु भट्ठी को सबसे पहले डिजाइन किया एनरिचो फर्मी ने,
उस परमाणु भट्टी के अंदर फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे प्रयोग करने के लिए हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे। उस फ्यूल के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगा यानी जो ऊष्मा हमें मिलेगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कूलेंट यहाँ पे नॉर्मल वाटर, CO2 या फिर मोल्टेन सोडियम हो सकता है। अगर हम कूलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हीट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु भट्टी जो है वो फट सकता है। इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम देख रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने कहा कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का। चेन रिएक्शन हो क्या रहा था, यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन में टूट रहा था, फिर एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम, फिर ये 3 न्यूट्रॉन में टूट रहा था। ठीक है, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करें, यानी कि हम अगर न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी या फिर परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल नहीं करें तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा जा रहा था। और जब हम परमाणु भट्टी का इस्तेमाल करके इसको नियंत्रित कर लेते हैं तो वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाता है। न्यूक्लियर फिजन का ये पार्ट है। ठीक है, उसमें जब हम परमाणु भट्टी का प्रयोग करते हैं, हम इसको कंट्रोल करने के लिए परमाणु भट्टी का प्रयोग करते हैं, तो उस दौरान अभिक्रिया तो यही हो रही होती है, तो इसके न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए, क्योंकि जब तक उसके स्पीड को स्लो नहीं करेगा, नियंत्रित कर नहीं पाएगा, ठीक, उसका प्रभाव कम नहीं कर पाएगा। तो मॉडरेटर का काम क्या है, यानी मंदक क्या करता है कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है। और मंदक के तौर पे प्रयोग किसका किया जाता है, तो हैवी वाटर का। हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और किसका यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का। ठीक है, तो मंदक के तौर पे यानी मॉडरेटर के तौर पे हम लोग हैवी वाटर या फिर किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने तो एक काम किया कि न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर दिया। कुछ ऐसे भी न्यूट्रॉन होंगे जो काम के नहीं होंगे, फालतू होंगे। तो जो फालतू न्यूट्रॉन्स हैं वो अगर उनको नहीं रोका गया तो फिर से क्या करेंगे, वो एक यूरेनियम देंगे और फिर एक यूरेनियम 3-3 न्यूट्रॉन देना काम चालू कर देगा, यानी कि हम कहीं से भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कंट्रोल रॉड भी लगाया जाता है, और ये कंट्रोल रॉड जो होता है वो कैडमियम या फिर बोरॉन का बना होता है। ये कंट्रोल रॉड जो होता है, ये जो नियंत्रित छड़ जो होता है, यह किसका बना होता है, कैडमियम या फिर बोरॉन का। और इसका काम क्या होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, यानी कि उनके आगे के प्रोसेस को अपने पास से खत्म कर देता है। ठीक है, एक यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन और मतलब नॉमिनल क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी आपको हर जगह मिल जाएगा कि एटम बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक, तो एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब एक बात अभी आपसे पूछ देगा, जब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसको बनाने का मन होगा तो क्या ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया सीधा सीधा देगा ही नहीं, या फिर ऑप्शन में ये भी दे दो और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और भी दे दे कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो आप ध्यान देंगे कि एटम बॉम्ब में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित चेन अभिक्रिया होता है। यही वजह है कि एटम बम ज्यादा खतरनाक होगा,
क्योंकि अगर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा तब तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एटम बम में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से हमने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो हमारे एग्जाम के लेवल से हमारे लिए उपयोगी है उस तक हमने काम कर लिया। इसको आप एक बार फिर से बहुत अच्छे से देख लेंगे। मॉडरेटर का काम क्या है, हो सकता है पूछते आपसे मॉडरेटर के लिए यूज किसका किया जाता है, तो हैवी वाटर या ग्रेफाइट का। हैवी वाटर का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। कंट्रोल्ड रॉड का क्या रोल है, तो ये न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और कंट्रोल्ड रॉड्स की जगह पे किसका यूज किया जाता है, तो कैडमियम का बना होता है ये कंट्रोल्ड रॉड, या फिर बोरॉन का बना होता है। आगे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इससे पहले आप देख रहे थे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक बड़ा पार्टिकल टूट रहा था दो छोटे छोटे नाभिक में। एक बड़ा नाभिक टूट रहा था दो छोटे छोटे नाभिक में। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे और एक बड़े और अस्थायी नाभिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस दौरान क्या होगा कि बहुत काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, जैसा कि आपको हम थोड़ा सा आगे यहाँ इक्वेशन पे दिखाएंगे। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा कि दो हल्के हल्के नाभिक मिल करके और एक बड़े अस्थायी नाभिक का निर्माण करेंगे और इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी यानी एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, साथ ही साथ यह अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर अर्थात 10 टू द पावर 7 केल्विन पर होगा, लगभग लगभग उतने तापमान पर होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक उच्च वायुमंडलीय दाब यानी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 10 टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह अभिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ही सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के आधार पर ही हाइड्रोजन बम काम करता है। हमारे सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कंट्रोल्ड वाला होता है, अनकंट्रोल्ड वाला होता है। तो ध्यान देंगे कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है किसमें, हाइड्रोजन बम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सूर्य के अभी अभी तो मैंने बताया ना कि हमारे सूर्य के ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है कि सन या स्टार के नाभिक में हीलियम मिलता है। तो वहां होता क्या है कि सन और स्टार के जो हाइड्रोजन है वो मिल करके क्या बनाते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसा आप देखेंगे कि तीन हाइड्रोजन एटम मिल करके हीलियम, एक हाइड्रोजन एटम मिल करके यहां से एक हीलियम नाभिक बना लिया और एक हाइड्रोजन ऐसे ही मुक्त अवस्था में। फिर ये आगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते रहेंगे और इस निर्माण के दौरान 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग और देखेंगे थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नाभिकीय ताप ऊर्जा।
देखेंगे नाभिकीय ताप ऊर्जा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, नाभिकीय संवहन अभिक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ताप ऊर्जा। ठीक है, एक चीज यहां पे बहुत ही ज्यादा इसको गौर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रोटॉन्स आर नीडेड फॉर फ्यूजन, यानी कि संवहन की अभिक्रिया के लिए प्रोटॉन्स, जबकि न्यूट्रॉन्स आर नीडेड फॉर फ्यूजन प्रोसेस, यानी कि विखंडन अभिक्रिया के लिए किसका इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन्स, और संवहन अभिक्रिया के लिए प्रोटॉन्स। ठीक है, इस तरह से हम सभी ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर यानी रेडियो सक्रियता चैप्टर अपने एंड से बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर प्रयास के साथ हमने इसे आप तक साझा किया है। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, बेहतर फीडबैक कि इसमें क्या सुधार, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूटे हैं या फिर कहीं डाउट है तो उस चीजों को आप हमारे साथ साझा करेंगे। हालांकि आपको एक बात और भी ध्यान देना होगा कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको जो 11th-12th में मिली है वहां तक हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका रेलेवेंस हमारे सिलेबस से नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने उसको एक हद तक प्रयास किया समेटने का। तो एक काम आप और भी करेंगे, चीजों को अगर आप साथ साथ कॉपी पे नोट करते चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आपके पास एक बेहतर कंटेंट के साथ नोट्स भी है, जिसको आप 2-3-4 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो चीजें मैं लिखता जाता हूँ, लिखने से भी ज्यादा मैं जो चीजें बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लिख नहीं सकते, उसे बोल लेते हैं, तो जो चीजें बोल रहा हूँ, जो वोकल कोड है, उससे भी अगर आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपके लिए बेहतर और फायदेमंद होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलते हैं, आगे हम लोग का टॉपिक होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। धन्यवाद।